कैसे निशान प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स 12th का एक और क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा अपने आज के एमसीक्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, मनी सप्लाई इंक्लूड ऑप्शन ए ऑल डिपॉजिट्स इन बैंक, ऑप्शन बी ओनली डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, ऑप्शन सी ओनली टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स और ऑप्शन डी करेंसी विद बैंक्स। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक। क्यों, उसका रीजन समझिए। जो हम मनी सप्लाई की डेफिनेशन देते हैं तो उसमें हम कहते हैं मनी सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस डीडी प्लस ओडी। सी मतलब यहां पे करेंसी है बेटा, और डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। वो डिपॉजिट जिसको पब्लिक बैंकों से कभी भी निकलवा सकती है, कभी भी डिमांड कर सकती है, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो यहां पे इसलिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है बेटा, अब इसी पहले ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दी गई है। देखिए अब ऑप्शन क्या दिया है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर डैश टेंडर्स। ऑप्शन ए है लीगल, ऑप्शन बी है रॉयल, ऑप्शन सी है नॉमिनल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है और वाले ऑप्शन का वो है ऑप्शन ए लीगल, ऑप्शन ए लीगल। ठीक है, यानी जो आपकी करेंसी नोट्स और कॉइन्स है वो लीगल टेंडर्स होते हैं। लीगल टेंडर का मतलब है कि बेटा वो भारत की गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं और लीगली उसको कोई भी हमारे देश में लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन इन बिलो बैलेंस शीट, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है बैंक की। इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो करेंसी इन सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन में कोई करेंसी नहीं है, देन द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी इक्वल टू रुपीज डैश। ठीक है, इसमें असेट्स दिया है जिसमें रिजर्व है बेटा 100 रुपीज, ठीक है, टोटल है 100, लायबिलिटीज है जिसमें डिपॉजिट है रुपीज 100, नेटवर्थ है 0 और टोटल है 100। तो आपको बताना है टोटल सप्लाई मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी रुपीज 200, 100, 500 और 50। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 100, दैट इज 100। देखिए मनी सप्लाई हम किसको कहते हैं, मनी सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस डीडी। ठीक है, सी मतलब करेंसी, करेंसी जो सर्कुलेशन में है विच इज हेल्ड बाय द पीपल्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हमने 0 माना है। और जो डीडी है वो है डिमांड डिपॉजिट, यानी वो पैसा जो बैंकों में पब्लिक का जमा है जिसको कभी भी निकलवाया जा सकता है। तो यहाँ डिपॉजिट के नाम पे 100 रुपीज है आपकी बैलेंस शीट में बैंकों की। ठीक है, तो यहाँ पर एम हो गया 0 और डीडी हो गया 100, तो इसलिए आंसर भी कितना आएगा बेटा 100। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन कॉलम ए और कॉलम बी चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। आपको करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट बताना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले कॉलम ए में दे रखा है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉलम बी में लिखा है उसके ऑपोजिट एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। फिर दे रखा है ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। फिर दे रखा है करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम्स इन बीओपी अकाउंट। फिर डी दे रखा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और ये इसके सामने दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी, वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, दैट इज डी और 4th वाला।
ठीक, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसी का ये दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। बाकी जो तीनों पेयर है बेटा वो गलत है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एजर्सन और रीजन का है। अब यहाँ पर एजर्सन लिखा है विद एवरी इंक्रीज इन लेवल ऑफ जीडीपी सोशल वेलफेयर डेफिनेटली इंक्रीज इन द इकोनॉमी। और रीजन दिया है जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, अल्टरनेटिव वही है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी में रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी में एजर्सन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, और ऑप्शन डी में एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए ये इसका आंसर क्यों होगा, उसका रीजन समझिएगा, उसका लॉजिक समझिएगा। लिखा है विद एवरी इंक्रीज इन लेवल ऑफ जीडीपी सोशल वेलफेयर डेफिनेटली इंक्रीज इन द इकोनॉमी, कि भाई हर बार जब जीडीपी बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है, देखिए सोशल वेलफेयर का बढ़ना और जीडीपी का बढ़ना दो अलग अलग चीजें होती है बेटा। इंक्रीज इन जीडीपी तो तभी हो जाता है जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की तो उसमें हम कई सारे पॉइंट कंसीडर करते हैं। जैसे सबसे पहले कि जो बढ़ा हुआ जीडीपी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसे हुआ है, इक्वली या फिर अनइक्वली। अब मान लीजिए जीडीपी बढ़ रहा है बट बढ़े हुए जीडीपी का ज्यादातर हिस्सा अमीर लोगों के पास जा रहा है, तो ये सोशल वेलफेयर नहीं है, यहाँ पर जीडीपी बढ़ा है केवल। दूसरा जैसे कि पॉइंट है बेटा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कि जो जीडीपी बढ़ रहा है वो किस तरीके के गुड्स के प्रोडक्शन से बढ़ रहा है। आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है बट सोचिएगा किस वजह से बढ़ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट। तो क्या ये वेलफेयर है? ये डेफिनेटली वेलफेयर नहीं है। तो यहाँ पर जो एजर्सन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, रीजन जो दिया है वो लिखा है जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि जीडीपी का बढ़ना ही जो है वो ट्रू इंडिकेटर नहीं होता वेलफेयर का, उसके लिए हमें कई सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अकोमोडेटिंग आइटम्स causes movement of goods and services across the borders. On the basis of above statement, choose the correct option. Option A है statement is true, option B है statement is false, option C है statement is incomplete और option D है both A and B. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिफ्थ है उसका जो आंसर है बेटा वो आपका है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब ये क्यों है आप ये भी समझिएगा। देखिए यहां पर लिखा है अकोमोडेटिंग आइटम्स कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अकोमोडेटिंग में तो बेटा मूवमेंट होता ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अकोमोडेटिंग आइटम्स इन्वॉल्व ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच इफेक्ट द स्टेटस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी फॉर एन इकोनॉमी। जो ऑटोनमस आइटम्स होते हैं बेटा उसमें मूवमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब यहाँ पे बेटा एक और ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में एजर्सन और रीजन का। अब देखिए यहाँ एजर्सन क्या लिखा है, इफ द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर इट डिपिक्ट्स अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। तो ये करंट अकाउंट सरप्लस बताता है अगर रिसीट एंड पेमेंट एक दूसरे के इक्वल हो। एजर्सन में ये लिखा है। रीजन में लिखा है अ सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द अदर कंट्रीज एंड अ डेफिशिएंट करंट अकाउंट मींस द नेशन इज अ बोरोवर फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, अल्टरनेट वही है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और फिर एजर्सन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। तो आई थिंक आपको इसका आंसर तो पता चल गया होगा। तो इसका जो आंसर है बेटा सेकंड ऑप्शन का वह ऑप्शन डी। ठीक है, एजर्सन
इज फॉल्स, बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्यों ऐसा हुआ, अब समझिएगा। एजर्सन में क्या लिखा है, एजर्सन में लिखा है द रिसीट एंड पेमेंट ऑन करंट अकाउंट आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास करंट अकाउंट से आया उतना ही हमारे पास करंट अकाउंट से गया है। तो ये सिचुएशन बता रहा है कि भाई करंट अकाउंट सरप्लस की होगी। नहीं बेटा, ये तो सरप्लस की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरप्लस जब होता है जब देन रिसीट्स ऑफ करंट अकाउंट इज मोर देन पेमेंट ऑफ करंट अकाउंट। रिसीट्स का ज्यादा होना जरूरी है सरप्लस के लिए, बट यहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो बैलेंस करंट अकाउंट है यहां पर। ठीक है, रीजन लिखा है अ सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज अ लेंडर टू द अदर कंट्रीज। तो ये बिल्कुल ठीक बात है बेटा, सरप्लस का मतलब क्या है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, ठीक है, तो हम पैसा दे रहे हैं। एंड अ डेफिशिएंट करंट अकाउंट मींस नेशन इज अ बोरोवर फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है, डेफिशिएंट में क्या होता है, हम लोग बोरो करेंगे क्योंकि हमारा घाटा चल रहा है, ठीक है, उस घाटे को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो इसमें जो रीजन है बेटा वो बिल्कुल सही है, बट जो एजर्सन है वो फॉल्स है। ठीक है बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें पूछा गया फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। ऑप्शन बी दिया है प्राइस ऑफ वन करेंसी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अदर कंट्री। ऑप्शन सी दिया है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू अदर करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज, आपको ये समझना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग, इट इज स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इट इज द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ऐसी कोई भी डेफिनेशन यहां पर नहीं दी गई है, इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ अबव। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है रेशो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है एमपीएस, ऑप्शन बी है एमपीसी, ऑप्शन सी है एपीसी और ऑप्शन डी है एपीएस। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी, दैट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्यों बेटा, देखिए जो एपीसी होती है वही दिखाता है बेटा आपका C/Y, यानी कंजम्पशंस और इनकम के बीच में जो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप शो करता है बेटा उसको हम कहते हैं एपीसी। और यही इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये था एपीसी। तो अब यहाँ पे इसमें एक और ऑप्शन दिया गया बेटा, लिखा है इन अ सिचुएशन ऑफ S इज लेस देन I, S इज लेस देन I। ठीक है, ए दिया है फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग इज लेस देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू इन्वेस्टमेंट। बी दिया है फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग इज ग्रेटर देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी दिया है एडी इज ग्रेटर देन एएस और ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो यहां पे जो सेकंड ऑप्शन है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। क्यों, देखिए यहां पर क्या सिचुएशन दे रखी है, यहां पर सिचुएशन दे रखी है बेटा आपका जो एस है, ठीक है, इट इज लेस देन आई। ठीक है, तो यहां पे जो ए बोला गया है ऑप्शन, वो बोला गया फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका कम हो रहा है, सेविंग्स, सेविंग क्या दिखाती है, सेविंग का मतलब खर्चे कम होना, और इन्वेस्टमेंट राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट से, और इन्होंने बोला सेविंग इज लेस देन फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू सेविंग इज लेस देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई। तो यही चीज तो लिखा है बेटा, देखो एस इज लेस देन आई। ठीक है, और फिर इसके बाद ठीक है यहां पे इन्होंने सी दे रखा है कि एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज ग्रेटर देन एएस।
देखिए यहाँ तो सेविंग होता है बेटा वो एस का कंपोनेंट है, और आई जो होता है वो आपका एडी का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन सेविंग है एक तरीके से। तो यहाँ पर इसका मतलब आई किसका कंपोनेंट है, एडी का, तो एडी इज ग्रेटर देन एस। इसलिए जो करेक्ट आंसर है बेटा वो होगा ऑप्शन बोथ ए एंड सी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द मल्टीप्लायर इज इफेक्टेड बाय, ऑप्शन ए है इनकम एंड कंजम्पशंस, ऑप्शन बी है सेविंग एंड कंजम्पशंस, ऑप्शन सी है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट, और ऑप्शन डी है इनकम एंड इंपोर्ट। ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का वो है आपका ऑप्शन ए, इनकम एंड कंजम्पशंस। देखिए जो मल्टीप्लायर है वो टोटली इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों की इनकम कितनी है और लोग उस बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। अगर लोग अपनी इनकम का खर्च ही ना करें तो इकोनॉमी में बेटा इनकम बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, चाहे इकोनॉमी में आप कितना भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए है autonomous investment refer to investment which is dependent on the level of income in the economy. ऑप्शन बी है autonomous investment refers to the investment which is dependent on the level of consumption in the economy. और ऑप्शन सी है autonomous investment refers to investment which is independent of the level of income in economy. और ऑप्शन डी है autonomous investment refers to investment which is dependent of the level of consumption in the economy. ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, उसमें आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है 9th में, ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और ये था ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट is independent of the level of income. In the economy. ठीक है। अब देखिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो भी कंजम्पशंस की तरह दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है ऑटोनमस और एक होता है इंड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है बेटा विच इज इंड्यूस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, जो इनकम से डिपेंडेंट है। इनकम ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, इनकम कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम। बट जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट होता है बेटा ये वो इन्वेस्टमेंट है विच रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम विच डू नॉट इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ इनकम। इसलिए जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इसमें एजर्सन और रीजन दिया गया है। एजर्सन है एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड इन द इकोनॉमी, और रीजन दिया है aggregate demand constitutes of consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and net export। ठीक है, ऑप्शन वही चार होंगे। ठीक है, जैसे both assertion and reason are true, reason is the correct explanation for assertions, not correct explanation of assertions, assertion is true, reason is false, और assertion is false but reason is true। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेसेंस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? देखिए इन्होंने बोला एग्रीगेट डिमांड,
is expressed in terms of total expenditure made in the economy। ये फैक्ट है। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन भी यही है कि एग्रीगेट डिमांड इज द डिजायर एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के 4 ही कंपोनेंट होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस E। C का मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्च, ठीक है। G का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्च। I का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे किया गया खर्च। और E मतलब नेट एक्सपोर्ट, यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने हमारी फाइनल गुड्स पे कितना खर्च किया। तो इसलिए जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज द डिजायर एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर को ही कहते हैं एग्रीगेट डिमांड विच पीपल आर प्लानिंग टू स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए इसमें जो एजर्सन है और जो रीजन है वो दोनों करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्सन की, ठीक है बेटा। तो ये था आज की हमारी क्लास में, हमने किए मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।